एक बात समझ ले कि ये कौमी ख़जाना, इसके वसाइल, पाकिस्तान के वसाइल, ये अवाम की जागीर नहीं है। ये जागीर है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की। लिहाजा किसी साफ़ी को ये हक भी नहीं है कि वो इस करप्शन के ऊपर बात कर सके। पाकिस्तान में इलेक्शन एक ढोंग है। इमरान याकूब साहब की बातों को अगर मैं अखज़ करूँ तो वो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, ये पहले तय हो गया होता है। अच्छा। किसको क्या मिलना है। ये इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी आपको एक अपोजिशन के किरदार में मिलेगी। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि पीटीआई को ये तय कर लिया गया कि इसे अपोजिशन जमात भी नहीं रहने देना। कि ये जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की कह रहे हैं ना, तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, इसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है। उसने भी जब उसे मौका मिला था 2018 के बाद, तो उन्होंने इस गंगा में कम हाथ नहीं धोए। जितनी भी जद्दोजहद हुई है, या जब भी शरीफ ख़ानदान पे कोई मुश्किल हुई है, या जो भी मामला हुआ है, पार्टी को यहाँ पे हमेशा हमजा शहबाज ने ही संभाला है। जैन जो है ना, वो बहुत ताकत रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में कल वोटिंग होने जा रही है, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को भी जाहिर की जा रही है। जबकि MQM ने आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हिमायत का ऐलान कर दिया है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पंजाब और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का भी मुकाबला है, क्योंकि इंतखाबी मुहिम में नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने आवाम के सामने बड़े बड़े दावे और वादे किए हैं। इसलिए अब देखना होगा कि कश्मीरी आवाम का फैसला होगा क्या। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी बारे में बातचीत होगी, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज मुल्क की सियासत में अचानक सरगर्म हो गए हैं और उन्हें विफाक में अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जिससे सियासी हलकों में बहुत सी चहमगोइयां हो रही हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है, क्या वो किसी एक और नए मिशन पर हैं। साथ ही साथ भारत में मजाक में वजूद में आने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने भी भारतीय सियासत का रुख तब्दील कर दिया है। दिल्ली में जेनजी ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया। नौजवानों के एहतजाज के आगे सरेंडर करते हुए भारत के वज़ीर तालीम मुस्ताफी हो गए। और अब सवाल यह है कि क्या ये पार्टी मुस्तकबिल में मोदी सरकार के लिए मजीद बड़ा खतरा बन सकती है, और ये जो जेंजी की सियासत है क्या हमारे खित्ते में ये पॉलिटिकल डायनेमिक्स को चेंज कर सकती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट होगा ईरान और अमेरिका के हवाले से जारी जंग के बारे में। 2 हफ्तों से जारी कशीदगी में आर्जी वक्फा आ गया है। सदर ट्रंप ने अमेरिकी अफवाज को ईरान पर जारी हमले रोकने का हुक्म दिया है, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयां अब मुअत्तल कर दी हैं। अमेरिकी मीडिया इसे सिफारतकारी के लिए राह हमवार करने की कोशिशें करार दे रहा है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइलों के ज़खायर में भी तेजी से कमी वाक़ई हुई है। अब देखना यह है कि यह वक्फा सिफारती कामयाबी साबित होता है या जंग एक बार फिर शिद्दियार कर जाती है। इन तमाम इश्यूज़ पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज़किया इसा राना साहब, इमरान याकूब साहब और नादिया मिर्ज़ा साहिब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। इमरान याकूब साहब, 13 हल्के हैं, 296 उम्मीदवार हैं। पहला मरहला है कल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का। मुकाबला कांटे का इसलिए तस्वुर किया जा रहा है कि एक जमात जो कि पंजाब में हुकूमत रखती है, वो अपनी कामयाबियां और अपने तमाम तर गवर्नेंस के मामलों को गिनवा रही है। दूसरी आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका सिंध से ताल्लुक़ है, और वो भी डंके की चोट पर अपने तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आवाम के सामने रख रही है। फैसला डेफिनेट सी बात है, आवाम ने ही करना है, लेकिन आपको आज़ाद कश्मीर की आवाम किसके हक में फैसला देते हुए नजर आ रहे हैं? सवाल तो आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन इस सवाल में मेरे लिए 2 सवाल हैं। अच्छा। पहला सवाल ये है कि क्या वाकई ही आप अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकती हैं कि फैसला वाकई आवाम ने करना है? मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि अब से पहले मैंने या इसार राना साहब ने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में जितने इलेक्शंस देखे हैं माजी में, आम तौर पे कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में ये होता था कि जो वफाक में पार्टी होती थी उसी की वहाँ पे हुकूमत बनती थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि क्योंकि उन हुकूमतों को फंडिंग ही सारी वफाक से होना होती है, इसलिए वहाँ पे जेन्युइनली आवाम भी उसी पार्टी को वोट देते थे कि उनको पता होता था कि वफाक में ये हम इनको वोट देंगे, इनकी हुकूमत बन जाएगी तो हमारे मसाइल ज़रा बेहतर अंदाज में हल हो जाएंगे। अब हुआ ये कि इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ
वो 2-3 उसकी वजूहात थी। एक तो ये कि अब शायद ताकतवर हलकों ने ये सोच लिया है, समझ लिया है कि पूरी ताकत किसी ने भी नहीं देनी, क्योंकि अगर ज़्यादा भी ताकत मिल जाए, जो उन्होंने माजी में वफाक में भी दे के देख ली, वो 2 अक्सरियत हो या इस तरह से उसकी वो मजबूती, तो उसमें फिर उन्हें रिजल्ट वो नहीं मिलते, फिर वो उन्हें आंखें दिखाई और जाती। आपकी इन जुमलों को मैं उस सवाल का जवाब समझूं जो आपने खुद अखज़ किया कि जी। क्या फैसला आवाम ने ही जी, करना है। बिल्कुल, ये उसी के साथ जुड़ा है ठीक ना। है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फिर जिस तरह से IPPs, देखिए मुझे अलीम खान साहब की सलाहियतों पे 1% भी शक नहीं जी। है। अलीम खान साहब एक ऐसे सियासतदान हैं जिनके पास चूरन पूरा है पाकिस्तान में कामयाब सियासत करने के लिए। माफ़ी चाहता हूँ, कामयाब सियासत कह रहा हूँ, मकबूल सियासत कह लें या हुकूमती सियासत कह दें, ताकत की सियासत कह दें, वो करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, सही। आपके पास ताल्लुकात होने चाहिए, और ख़ास तौर पे आपके पास कबूलियत होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हों तो फिर मकबूलियत भी आपको कहीं ना मिल कहीं जाके जाती मिल है। जाती है। अब अलीम खान साहब जो हैं, जिस तरह से वो IPPs को लेके चल रहे हैं, और आपने देखा कि वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में उनको हुकूमतें मिली, तो मेरे नज़दीक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून, उनसे ज़्यादा मेरा बतौर साफ़ी इंटरेस्ट ये है कि IPP क्या रिजल्ट दिखाती है, अच्छा। IPP को वहाँ पे क्या मिलता है। क्योंकि ये जो इलेक्शन है, देखें आज़ाद कश्मीर के इतने से इलेक्शन है, अब वहाँ भी अलमिया ये है कि हालात की वजह से या दीगर मजबूरियों की वजह से आप वो भी बाई पार्ट सिलेक्शन करवा रहे जी हैं। जी 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 3 तो मिनट। अब ये 2-3 चीज़ें जो है ना, ये बड़ी मायनी खेज हैं। ठीक है। लिहाजा वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उस पे देखें, वफाक में ये लाजमी ये चाहेंगे मुस्लिम लीग नून के उनकी ही हुकूमत बने आज़ाद कश्मीर में। ठीक। लेकिन क्योंकि 27वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी को राजी करना था, तो इसलिए उन्हें गिलगित जी भी दे दिया बल्तिस्तान में गया। दे दिया गया। तो क्या आगे के लिए पीपल्स पार्टी बगैर कश्मीर की हुकूमत के राजी हो ठीक है। जाएगी? और फिर मेरे लिए $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि IPPs, वो कहते हैं ना, इस तेरा क्या, सवाल का जवाब ले लेते हैं। तेरा क्या बनेगा कालिया। कालिया। ठीक है। नाजिया, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोग यहाँ पे, जाहिर सी बात है, बैठ के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं हम उसको यही देख रहे हैं कि ये डिसाइडेड है कि GB के इलेक्शन में ये हुआ और आज़ाद कश्मीर में अब नून लीग को राम किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से IPP ने अपने 35 के करीब उम्मीदवार जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से खड़े किए हुए, उनकी भी एक अलग पोजिशनिंग है। रोल तो ये भी नजर आ रहा था कि GB के इलेक्शन में IPP हुकूमत बना सकती है, लेकिन जो टर्न ओवर था, ये टर्न आउट था, वो उसके बरक्स था। अब आपको आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन क्या लग रही है और IPP का मुस्तकबिल आप आज़ाद कश्मीर में क्या देख रहे हैं? ये जरा इमरान साहब का भी एक सवाल है। देखिए, 2 चीजें हैं। IPP ये हुकूमत एग्जैक्टली को नहीं बना रही, लेकिन डेफिनेटली वो हुकूमत के इत्तेहादी बनेंगे। और बावजूद इसके कि मैंने कम से कम किसी IPP के किसी भी लीडर का, अलीम खान साहब का अभी आप लोग जिक्र करें, मैंने उनका कोई जलसा नहीं देखा। 9 पॉइंट मैंने GB में कोई जलसा नहीं देखा था। और हमारे लिए बहुत बड़ा, हमारे लिए भी, शायद GB के लोगों के लिए हो, लेकिन हमारे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था कि जो जिसको एक सीट नहीं मिली, तो आजाद उम्मीदवार के साथ चले गए। देखिए, आजाद उम्मीदवार कब जाते हैं, तो देख रहे होते हैं कि किसी ने हुकूमत बनानी है। अब या तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं या वो नून लीग की तरफ जाते हैं। मोस्ट लाइकली उनको पीपल्स पार्टी की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन खैर हमारे यहाँ जो इलेक्शन निजाम है उसके तहत उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। अब जो और ये काफी से पहले दफा हुआ कि वफाक में जिसकी हुकूमत है उसकी हुकूमत GB में नहीं हुई। अब मामला है कश्मीर का। देखिए, कश्मीर में वैसे आपको मैं एक बात बताऊँ, मेरी दिलचस्प भी है, और साराना साहब भी शायद, इमरान याकूब साहब भी इसकी तारीफ करेंगे। जो धमक रहती थी और जो चमक आंखों की, जो हमें नवाज शरीफ साहब की कश्मीर में नजर आ रही है, वो GB में नहीं थी। हो सकता है उसकी वजह ये भी हो कि मरियम नवाज साहब उनके साथ है, जो कि GB में नहीं थी। आपको पता है वो उनकी सर्जरी थी जिसकी वजह से वो शी वाज नॉट वेल। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब GB गए थे तो मुझे को निकाला करके वापस आ गए। ना उसका तो उन्होंने किसी जमात को क्रिटिसाइज किया, ना कोई प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन चलाई। अब तो वो बिलावल को भी मुखातिब कर रहे हैं, कश्मीर और कश्मीर की बातें भी कर रहे हैं, मीरपुर और मीरपुर खास की बातें भी कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए, हम लोग इतने सालों से फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड जब इलेक्शन कवर कर रहे होते हैं, तो हमें अंदाजा एक हो जा रहा होता है उनकी पूरी एक इलेक्शन कैंपेन से। तो बज़ाहिर ये अंदाजा है कि PMLN के हिस्से में आएगी, यहाँ की मेजॉरिटी,
और उसके बाद आईटीपी अपना हिस्सा डालेगी और दोनों मिलकर हुकूमत बना लें। दूसरी बात जो पीपल्स पार्टी की है, देखिए अभी जो हुकूमत थी ना वो पीपल्स पार्टी की थी, फैसल राजपूत साहब उसके वजीर आजम थे। पीपल्स पार्टी के 2-3 मसले हुए। एक तो मसला ये हुआ कि जो जैक है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी, उनके साथ जो मामला हुए और जिस तरह से उनको कड़क करार दिया गया, तो पीपल्स पार्टी के जो वजीर आजम है फैसल राठौर साहब, उन्होंने उस चीज को इस तरह ओन नहीं किया। वो कहते रहे कि ये रियासत ने किया, रियासत के पास सबूत होंगे। तो ये तो एक तो वजह एपीसी की नाराजगी थी। दूसरी डेफिनेटली उनके दौरे हुकूमत में जैक जो है डिपार्टमेंट मंत्री यहाँ पर आ गई थी, फिर वो रैलियां निकाल रही थी। तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर उस तरह से उम्मीदों पे कह सकती हूँ कि पूरा नहीं उतरी। और फिर दूसरी बात ये कि अदल और इंसाफ भी तो कोई चीज है ना, कि अगर आपने जीबी पे एक को दे दी तो फिर आप जो है नाराज किसी को भी नहीं करना, साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, लेकिन आदि हमें इस सिचुएशन को भी देखना होगा, ऑन द टेबल रखना होगा कि फिलहाल जो गुज़िश्ता एक माह के दौरान विफाक ने जिस तरीके से मिस हैंडल किया है आज़ाद कश्मीर के प्रोटेस्ट को और सिचुएशन को, बावजूद इसके कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर ठप्पा लगाती है आज़ाद कश्मीर की अवाम, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान होगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा राना साहब दिलचस्प सूरत हाल ये है, गुज़िश्ता रात राना सनाउल्लाह साहब एक टॉक शो में मौजूद थे शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, और शहजाद साहब ने एक सवाल भी किया उनसे। उन्होंने कहा कि सर वो जो आपने 3000 अरब रुपए के करप्शन के इल्ज़ाम लगाया है, उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि भी आप बताएं कि किस हद तक आप सिंसियर हैं इस मामले को और इस इल्ज़ाम को लेकर। तो उसके ऊपर जो राना साहब का जवाब था वो भी तकरीबन सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि किसी भी सहाफ़ी को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं है, ये पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान का मामला। एक डिबेट है कि क्या ये दोनों सियासी जमातें इंतखाबात के बाद इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करती रहेंगी, या सिचुएशन फिर से दोबारा जो है ना वो मेल्ट डाउन हो जाएगी। एक बात समझ ले कि ये कौमी ख़जाना, इसके वसाइल, पाकिस्तान के वसाइल, ये अवाम की जागीर नहीं है, ये जागीर है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की। लिहाजा किसी सहाफ़ी को ये हक भी नहीं है कि वो इस करप्शन के ऊपर बात कर सके। वो इमरान याकूब ने और क्या कहते हैं नादिया साहिबा ने ये बात आपको क्लियरली बता दी, पाकिस्तान में इलेक्शन एक ढोंग है। ये क्योंकि हमने दुनिया की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, हमने उन्हें ये बताना है कि भाई हम एक महज़िब कौम है जो इंतखाबात कराती है और हम जमहूरी कौम है, हम जमहूरियत पे चलते हैं। लेकिन इमरान याकूब साहब की बातों को अगर मैं अखज़ करूं तो वो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, ये पहले तय हो गया होता है अच्छा, किसको क्या मिलना है। आप नहीं ऐसा समझते? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे लिए तो आप मशअले राह हैं। अच्छा, तो मैं तो आपकी रोशनी में अपने अकायद की दुरुस्तगी करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने, आपने मुझे जो रास्ता दिखाया मैं उस पर चल रहा हूँ, आपके कंधे पर रख के चला रहे हैं। अदरवाइज ये बात बिल्कुल इमरान याकूब की ठीक है। आई एम 100% एग्री विद इमरान याकूब कि पाकिस्तान में फैसला कहीं और होता है, हमने सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ड्रामा करना होता है। और एक जुमला और सुन ले, ये इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी आपको एक अपोजिशन के किरदार में मिलेगी। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि पीटीआई को ये तय कर लिया गया कि इसे अपोजिशन जमात भी नहीं रहने देना। सर, लेकिन आपको लगता नहीं कि पीपल्स पार्टी ने ये रवैया खुद अवाम के सामने रख दिया है कि अब वो अपोजिशन भी ना रहे? इतने अवामी इश्यूज हैं, लेकिन मजाल है कि हम किसी एक रहनुमा की स्टेटमेंट भी सुन सके। देखें, बात ये बड़ी है, ही बदकिस्मती की बात है। बात ये कि जो हमारी अवाम है ना, ये है गजनी पार्ट 2। अच्छा, इनके सर पे डंडा लगता है तो इन्हें कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, डंडा उठ जाता है तो फिर भूल जाते हैं ये। सो अवाम को बीच में ना लाएं, अवाम का बेचारे का क्या कसूर है? अवाम फुटबॉल है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ठुड्डों का मैच है, उधर से वो ठुड्डा मारते हैं, उधर से वो ठुड्डा मारते हैं। फुटबॉल की किस्मत में सिवाय घूमने के और कुछ नहीं। लेकिन थोड़ी सी इसमें एक नहीं, आप जरूर बोले, मैं एक सवाल भी आपके पास लेकर आ रही हूँ, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। सर, हमजा शहबाज साहब की दोबारा से एक एंट्री हुई है पीएम ऑफिस में, कोई ना कोई एक उन्हें जगह भी मुख्तस करके दे दी गई है। अचानक उनके मुतहरिक होने की कोई रीज़न आपको नज़र आ रही है या कोई टास्क दिया गया है उन्हें? मैं बिल्कुल राना साहब की बातों से एग्री करता हूँ। सिर्फ एक बात कि ये जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की कह रहे हैं ना, तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, इसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है। उसने भी जब उसे मौका मिला था 2018 के बाद, तो उन्होंने इस गंगा में कम हाथ नहीं धोए। उसके बाद आप MQM को देख लें, उसके बाद आप
नेशनल अवामी, यानी जिस पार्टी की भी आप बात करें, जिसको जितना हिस्सा उसने हिस्सा कदरे जुस्सा लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। तो ये मियां हमजा शहबाज जो हैं ये अचानक से नहीं हुए। ये देखें, ये जब से हुकूमत बनी थी तो उस वक्त से जो है तो हमजा खामोश बैठे थे और खामोश, वो एक्टिव नहीं थे। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन का हो रहा था, क्योंकि अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून में कारकुन की जो अटैचमेंट है वो मियां नवाज शरीफ के साथ है या फिर हमजा शहबाज के साथ है। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब या वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़, उनके पास ना तो टाइम है कि वो कारकुनों को दें और ना ही उन दोनों का मिजाज है, वो ज़रा अलग मिजाज के हैं। आप अगर मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री देख लें, जितनी भी जद्दोजहद हुई है या जब भी शरीफ ख़ानदान पे कोई मुश्किल हुई है या जो भी मामला हुआ है, पार्टी को यहाँ पे हमेशा हमजा शहबाज ने ही संभाला है। हमजा शहबाज वो शख्सियत हैं कि जिनको आप देखें कि पाकिस्तान में कराची से लेकर पेशावर तक जितना कारकुन है, वो कम हो ज़्यादा हो वो एक अलग बहस है, ठीक है। लेकिन जितना भी कारकुन है वो अपने आप को नवाज शरीफ के बाद हमजा से वो करता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि शायद कारकुन को फाल करने के लिए हमजा शहबाज को दोबारा एक्टिव किया है। चले, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जनता पार्टी के बारे में डिस्कशन करेंगी कि इस खित्ते में जेनजी की जो पॉलिटिक्स है, क्या वो खित्ते के जमहूरी डायनेमिक्स को चेंज कर सकती है। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से भारत के वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान साहब मुस्ताफ़ी हुए, उसके बाद एक बात तो साबित होगी कि जेनजी अपनी बात मनवाने के हवाले से जो है ना काफ़ी कारगर साबित हो सकती है अगर वो अपनी आई पर आ जाए। तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 2 हफ्ते ये एहतजाज चलता रहा है, जिसमें हमने देखा है कि जो वहाँ की जनरेशन है, जो वहाँ की यूथ है इंडिया की, वो अपने हुकूक के लिए मुत्तहिद होती हुई हमें नज़र आई। और जिस कमाल नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया गया उन बच्चों की तरफ से, वो भी काबिल दीद है। लेकिन एक इस्तीफ़ा आ गया, उसके बाद भी ये स्टूडेंट्स, ये तलबा ये अहद करते हैं कि अभी तो ये पहला इस्तीफ़ा आया है, अभी तो बहुत से आने बाकी हैं। नादगी साहिबा, कॉकरोच जनता पार्टी मुस्तकबिल में मोदी सरकार के लिए आपको कोई मजीद बड़ा खतरा बनती हुई नजर आ रही है? मुझे सिर्फ एक बात करनी थी, क्योंकि पहले तो कॉकरोच के अलावा भी कोई बात करने का सोच सकता था। अगर आप इजाजत दी सके तो मैं 2 चीजों पे कोई वो कर दूँ। एक तो जो राना बात है जिससे आपने ज्यादा पढ़ के प्रोग्राम का हवाला दिया, फादर साहब की सबकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, और पीपल्स पार्टी ने शिकायत लगाई थी कि ठीक है जो फादर साहब है जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो राना साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर उनको एतराज था। तो दोनों शख्सियत को कह लिया गया था कि आप अपने जो घोड़े है ना उनको लगाम डालें, उसको जिनके प्यारा सजा दें। तो एक तो राना साहब बैक फुट थे और डिफेंसिव हुए पड़े थे। हमजा शहबाज की बात है, हमजा शहबाज साहब हमेशा मतलब पंजाब में एक बड़ा मरकजी रोल लेना चाहते थे कि वहां से उन्हें पार्टी चलानी थी। मलिक साहिबा की इजाजत नहीं थी, और बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि मरियम साहिबा एकदम खुद भी नहीं मिलती, वर्षों तो छोड़ दी गई, वो MP से नहीं मिलती, उनका मिजाज नहीं है। तो इस वजह से कहा गया कि आप उनको वफाक नहीं करी, और ये बात पहले भी हुई थी लेकिन उस पर ये राजी नहीं हुए थे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वफाक में वो आए हैं, जरूर आए हैं, लेकिन इस अमर को नापसंदगी की नीति की नजर से भी हल्कों की जानिब से देखा जा रहा है। और कुछ उनको ये कहा गया है कि आप सियासी बयानियां बनाए, पौधा कोई नहीं है, वो से बैठेंगे। हम भी आ जाते हैं कॉकरोच पार्टी की तरह। देखिए, जेनजी जो है ना वो बहुत ताकत रखते हैं, और जब एक वक्त के बाद आपको चाहे वो हार हो चाहे वो जीत हो, और जो जीत का नशा है ना वो जब आपको चढ़ता है, जब आपको ये पता चलता है, आपको अपनी ताकत का एहसास हो जाता है कि जी हमारी ताकत से, हमारे मुजाहरों से, हमारे प्रोटेस्ट से हमारी जीत हुई है, तो वो फिर पहला कदम होता है, और फिर वो कदम दूसरे नहीं है। मगर अगर हम कंपैरिजन अपने यहाँ करें तो आपको याद होगा इस किस्म के मुजाहरे PTI की जो यूथ है उसने भी बड़ी की है, और इमरान साहब के खान साहब की गिरफ्तारी होती थी तो आपने देखा शैलिंग में भी वहाँ पे डांस भी हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन एक्सपीरियंस दोनों के बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे। तो मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर रही, लेकिन जो जीत का नस्ल है ना वो चढ़ गया है अब जेनजी को इंडिया की, तो मामला यहाँ पर रुकेंगे नहीं। जिस किस्म की जबान उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म की
स्टेटमेंट दे रहे जी, हैं जी, और जी। अगली बारी जो है वो सूरत हाल रुकने वाली है नहीं, अब मजीद आगे जाए। जी राणा साहब, हमारे जो खत्ते की डायनेमिक्स हैं, स्पेसिफिकली अगर हम एशिया की तरफ देखें तो यहाँ पर जमहूरी रवैये हमें नज़र आते हैं। आपको लगता है कि जेनजी जो है वो एक अपना खासा रोल प्ले कर रहे हैं इस खत्ते की पॉलिटिक्स को चेंज करने में, या फिर यूं कह लीजिए कि अपने हुकूक लेने में? आपसे इजाज़त लूँगा कि हमजा साहब के हवाले से 2 जुमले मैं भी जी, अर्ज़ करना इरशाद चाहता इरशाद। हूँ। बड़े भैया जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, उनके छोटे भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। ठीक। फिर उनकी जो बेटी हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं। फिर उनके जो कुड़म हैं वो नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। तो भाई हमजा साहब का क्या कसूर है जो वो वेले बैठे? अच्छा, उन्हें भी कोई वज़ीर शज़ीर बनना चाहिए ना। ये तो ज़्यादती है कि मतलब शाही ख़ानदान का कोई फ़र्द बग़ैर किसी वजारत के हो, ये तो बड़ी तौहीन की बात है। तो उनको बनाना वक्त की ज़रूरत थी। भाड़ में जाएं बाकी नौजवान पाकिस्तान के, भाई इन लोगों के रोज़गार तो लगे होने चाहिए ना, कम से कम ये तो बरसरे रोज़गार रहें। क्योंकि पंजाब में वैसे भी मरियम साहिबा हमजा साहब को नहीं टिकने दे रही थी। एक दफ़ा उन्होंने सेक्रेटरीट बनाया था तो इत्तलात ये कि वो बंद करवा दिया गया था। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म ने कंप्लेंट सेल यहाँ बनवाया जिसमें वो इमरान गुराया और ये बैठते थे। उसको भी नापसंदीदगी की नज़र से देखा गया क्योंकि पंजाब में मरियम बीबी कहती हैं कि मेरे होते, माँ के होते हुए किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए काकरोच पार्टी की तरफ, तो देखें इस खित्ते में एक दफ़ा अरब स्प्रिंग आई थी, उसने पूरे अरब को लपेट के रख दिया था। इस खित्ते में भी एक स्प्रिंग आई हुई है। उसमें आप मालदीव से शुरू हो जाएं, भूटान शुरू हो जाएं, श्रीलंका शुरू हो जाएं, बांग्लादेश शुरू हो जाएं, इंडिया शुरू हो जाएं, लेकिन जेनजीज ने एक बात साबित कर दी कि अगर जो अपकमिंग नेशन कौम होती है ना, जो मुस्तकबिल होता है जी, आपका, जी। अगर वो जिंदा है, उसे अपने मसाइल का इदराक है, वो बहुत बड़ा डेंट डाल सकती है। हाँ, मुझे ना हिंदुओं और काफरों पे शर्म आती है, इनका किरदार काबिल शर्म है। अच्छा, डूब मरना चाहिए कि यार आप एहतिजाज पे इस्तीफे भी दे देते। बड़े जी। अफसोस की बात है यार। जी। आप हमें देखें, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जमी गुंबद ना गुंबद गुल मोहम्मद, क्या जुमला है वो दो पूरा पाकिस्तान भी एहतिजाज कर लेना, ना हमारे पेट्रोल वाले को किसी पे इस पे आएगी, ना हमारे करप्शन पे किसी को आएगी, ना हमारे रिगिंग पे किसी को आएगी, ना हमारे यहाँ क्या नाम है पुलिस टॉर्चर पे किसी को आएगी। ये हिंदुओं जैसे लोगों का घटिया काम है कि इस्तीफे दे देते हैं मुतालबात पे। यार बड़े अफसोस की इमरान याकूब लेकिन साहब, वो ये सियासी एहतजाज नहीं था, वैसे वो कोई सियासी एहतजाज नहीं था, वो उनका अपना मसला था। जी, इमरान याकूब साहब, अवामी मसाइल का इदराक होना किसी भी जनरेशन के लिए जमहूरियत की सबसे बड़ी जीत भी समझा जाता है। और आपको याद होगा गुज़िश्ता शायद कोई 10-12 रोज़ पहले मरीम नवाज साहिबा एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तलबा से मुखातिब थी। उन्होंने कहा कि जो हमारी यूथ है उसको इंटैक्ट रहना चाहिए हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ। मुझे ये अच्छा नहीं लगता सुन के कि लोग या बच्चे ये कहें कि हमें सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए बात यह है कि जो अभी बात राना साहब ने की या नादिया साहिबा ने की, तो मैं तो इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि मैं तो पाकिस्तान में भी जेन जी से बिल्कुल भी मायूस नहीं है। ठीक। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि एक बात तो इस खित्ते की जेन जी हो या हमारे मुल्क की हो या दुनिया में कहीं भी, एक बात तो उन्होंने साबित कर दी है कि पहले ये होता था कि जो पिछली जनरेशन थी वो अगली जनरेशन को उंगली पकड़ के साथ लेके जाती थी। अब मौजूदा में जेन जी जो है उसने पिछली नस्लों को भी रोने धोने जो है ना वो कहते हैं उनके करने दो दिए। और जो जहाँ पे शऊर की बात करें तो वो मुझे तो ये बात तस्लीम करने में कोई आड़ नहीं है कि हमसे जो अगली नस्ल है उनका शऊर हमसे कहीं बेहतर है, हमारी नस्ल से कहीं बेहतर है, और वो उसका जहाँ उन्हें मौका मिलता है इजहार भी करते हैं। अब अगर यहाँ पे जो बात अभी राना साहब कह रहे थे, हमें इसमें अपना कसूर भी है कि हम उस जनरेशन को हमने डिलीवर क्या किया, क्या हम उन्हें ये मौका दे रहे हैं कि वो खुल के अपना इजहार कर सकें? क्या हमने उन्हें ये मौका दिया है कि वो अगर किसी चीज़ को सही समझते हैं तो हम भी उसको वाकई ही अगर वो सही है तो हम कहें कि हाँ आप ठीक समझ रहे हैं? ये हमने सिर्फ यही सोच लिया कि नहीं, जो हमने अपने जहन में फैसला कर लिया वही ठीक है, ये जाएं बाढ़ में, ये हमने इनकी बात सुननी नहीं।
तो ये कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन का भी इसमें फॉल्ट ज़रूर है। बाकी बात राना साहब जो फरमा रहे थे, देखें यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखें, हिंदू हों, काफिर हों, ईसाई हों, यहूदी हों, हम बतौर मुसलमान क्या सिर्फ उस बात पे अफसोस ही करते रहेंगे या हम यही समझेंगे कि हम जन्नती हैं वो दोज़खी हैं? मैं तो उन पर रश्क करता हूँ सर। राना साहब तो अफसोस करते हैं, मैं उन पर रश्क करता हूँ। मुझे आप पे रश्क है कि सर अगर उन्होंने देखें कि अगर उन्होंने ये समझा कि ये गलत है तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब आपने पुलिस की बात की, अगर एक पुलिस अफसर लगा ही सिफारिश पे होगा, उसकी पोस्टिंग ही सिफारिश पे होगी, तो वो मेरिट पे कैसे इस्तीफा देगा? अगर एक वजीर सिलेक्ट ही दूसरे तरीके से हुआ होगा तो वो क्यों उस पर इस्तीफा देगा? लिहाजा ये पहले हमें इन चीज़ों को ठीक करना है, फिर हम उनसे इस्तीफे की तवक्को रखें। चलें नाज़रीन, प्रोग्राम सॉरी क्लोजिंग से पहले मैं एक छोटी सी बात और यहाँ पर करना चाहती हूँ कि जहाँ पर हम जिनजे के किरदार की तारीफ कर रहे हैं ना अब भारत में, वहीं पर चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, कहीं ना कहीं एक रवैया ऐसा था नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी का कि उन्होंने इस्तीफे से पहले जब मामले को सॉर्ट आउट करना चाहा तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो भारतीय पार्लियामेंट ले जाया जाएगा और इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी और डिबेट होगी, तब जाके किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। हमारे यहाँ अमूमन तौर पर सानेहात हो जाएं, वाकयात हो जाएं या कोई और बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, जुडिशल कमीशन बन जाते हैं या फिर कमेटियां कायम कर दी जाती हैं और फिर हम ये देखते हैं कि 6-6, 4-4, 8-8 महीने बाद वो कमेटियां चलती तो रहती हैं, लेकिन बावजूद इसकी जो रिपोर्ट आती है वो भी आधी अधूरी रिपोर्ट मंजर यहाँ पर आती है और आधे अधूरे सच को ढक दिया जाता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, 2 हफ्तों से जारी ईरान अमेरिका कशीदगी के दरमियान अब एक आर्जी सा वक्फा आया है। अब ये आर्जी वक्फा क्यों कराया है? क्या इसके मुस्बत नताइज होंगे या मनफी नताइज होंगे? जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइलों के ज़खायर में भी तेज़ी से कमी वाक़ हो रही है और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया गया। कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि ये वजह हो सकती है कि असलहे की कमी की वजह से जो अमेरिका है वो खुद को एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाना चाह रहे हैं और दोबारा से एक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा भी एक और मामला है कि जिसकी वजह से अभी ये आर्जी तौर पर जंग बंदी रोकी गई है। उसके लिए मैं जब अपने एक दूसरे मेहमान के पास जाऊंगी तो बात करूंगी, लेकिन राना साहब आपको ये वजह मालूम होती है कि चूंकि मिसाइलों की कमी, इंटरसेप्टर्स की कमी, असलहे की कमी की वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म का फैसला ले सकते हैं या फिर उनके जहन में कुछ और ही चल रहा है? एक तो ये देखें कि 2 जंगें हुई, इंडिया पाकिस्तान और ईरान अमेरिका की, हमें एक बात समझ आए कि जो बड़ी कुव्वतें जिन्हें हम समझ रहे होते हैं ये एक हवाई होती है और अगर इनके सामने कोई डट जाए तो फिर इसके बाद ये एक्सपोज होना शुरू हो जाती है। अभी अमेरिका के अंदर कांग्रेस में ट्रंप इंतज़ामिया ने $1.5 ट्रिलियन का मुतालबा किया कि हमें ज़रूरत है जंग लड़ने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर नई करारदाद आई जिसके अंदर उन्होंने ट्रंप के जो जंग के इख्तियारात हैं उसे महदूद करने की करारदाद मंजूर की और 4 रिपब्लिकन भी जो हैं वो ट्रंप की अपनी जमात के उन्होंने वोट उनके साथ दिया। तो खुद ट्रंप को अपनी जमात में भी बगावत का सामना है। दूसरी बात यह कि ईरान के हवाले से जो अहदाफ उन्होंने मुकर्रर किए थे वो उन्हें पूरे होता नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, तीसरी बात यह कि अभी 2 दिन पहले चीन और रूस ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान को ये ना समझा जाए कि वो उसे ख़त्म किया जा सकता है। अगर ईरान नहीं तो कोई भी नहीं, ये जुमला है उनका कि अगर ईरान नहीं तो कोई भी नहीं। मेरा ख्याल है कि ट्रंप को एक बात समझ आ गई है कि हम अपनी ताकत से ईरान को सरनगू नहीं कर सकते और कुछ दिन बाद जल्द या बदेर फिर उन्हें टेबल पे जाके बैठना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो हम पाकिस्तानी हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ वो है कि अब हमारा इम्तहान शुरू होगा। अच्छा, उसकी रीज़न ये कि अगर हमारा कुवैत के साथ भी दिफाई मुआहदा हो जाता है, सऊदी अरब से भी दिफाई मुआहदा हो जाता है, तो फिर हम उन दोनों पे अगर ईरान हमला करेगा तो हम खड़े होंगे रोकने के लिए। तीसरी जानिब हम हौसी बागियों के साथ भी खड़े होने जा रहे हैं। चौथी जानिब हम बलूचिस्तान में भी इंगेज हैं। पांचवी जानिब हम केपी में भी इंगेज हैं। छठी जानिब हम भारत से भी इंगेज हैं। तो मेरा ख्याल है हमें अपनी पाक फौज पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। वो ठीक है ना, वो इसमें कोई शक नहीं, दुनिया की बहादुर तरीन है और हमें उन पर फ़ख्र है।
लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट पाकिस्तान के लिए सूदमंद नहीं होगी। ठीक है नादिया, दूसरा मामला ये भी है, अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने हमले रोकने का हुक्म एक ऐसे वक्त में दिया है जब ओमानी वफ्द मुज़ाकरात के लिए जुम्मे को ईरान पहुंचा था कि अपनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए नया मुआहदा किया जा सके, और इसी सिलसिले में इस वीकेंड पर मुआहदा कर लिया जाएगा, ये भी इम्कान जाहिर किया गया, जिसके बाद सदर ट्रंप पर ही मुनहसर होगा कि आया वो इस मुजव्वज़ा डील को मंजूर करें या नहीं। ये वो दूसरा रुख है जो मैं राना साहब से गुफ्तगू के दौरान कह रही थी कि एक दूसरा पहलू भी है कि ये भी एक वजह हो सकती है आर्जी तौर पर जंग रोकने की। जी बिल्कुल नहीं हो सकती है। मैं आपको ये भी बताऊं कि देखिए ये चीजें चल रही है, जो वेबसाइट वालों ने बात की है वो समझ में ना आने वाली बात है। अमेरिका को अच्छी तरह का एहसास हो गया है कि अब वो, क्योंकि पहले हम देख रहे हैं कि जब भी इस किस्म की कोई एस्केलेशन होती थी तो तमाम पाकिस्तान समेत कतर और दीगर जो है ममालिक टर्की समेत वो फौरी तौर पर कोई ना कोई डिप्लोमेसी स्टार्ट करते थे, लेकिन इस दफा मेरा ख्याल सब उससे रहे कि ठीक है आप अपने आप के अपने मामला आप संभालें। तो सभी को बहुत अच्छी तरह इस बात का इतराज हुआ है कि अगर उन्होंने इसको फर्दर की तरफ ले जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। और आपका जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला जो सवाल है ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि ईरान भी, आपको पता है कि ईरान उस पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। ईरान की इस पे भी सदर ट्रंप ने ईरान की एक और धमकी भी काम कर रही है, उसने यहाँ पर ये भी कहा कि अगर ईरान तेल नहीं बेच सकेगा तो फिर कोई मुल्क तेल नहीं बेच सकेगा। और फिर उसके बाद रशिया का स्टांस और फिर चाइना का स्टांस, तो डेफिनेटली सदर ट्रंप ऑलरेडी आइसोलेशन का शिकार है। यूके उनके साथ नहीं है, नेटो उनके साथ नहीं है, इजराइल के साथ वो वाले ताल्लुकात नहीं है। चीजें हाल में बिल जो अप्रूव हुआ है कांग्रेस में जंग से बात की, लेकिन उसके साथ साथ ताल्लुकात जो इजराइल के साथ है हमें अब मजीद बेहतरी की तरफ लेकर जाने के ताल्लुकात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रखना है। तो मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं के लिए इस हालात में कि जब नेटो भी आपके साथ नहीं करा, यूके आपके साथ नहीं करा, रशिया आपके अगेंस्ट आके खड़ा हो गया, चाइना आपके अगेंस्ट आके खड़ा हो गया, तो फिर आप बहुत सारी जरूर ढूंढते। पाकिस्तान है, तुर्की है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, अभी भी अमेरिका को किसी और सालिश की ज़रूरत है। ये मैं ओमान और ईरान के हवाले से बातचीत कर रही हूँ, या ये भी आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक अपना ही माइंडसेट है, वो जब चाहें कल उन्होंने स्टेटमेंट दी, आज रात को दोबारा जंग शुरू कर दें? लेकिन पहली बात ये है कि अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें तो उनका मिजाज तो सबको पता है कि वो क्या है। वो रात को सोते हैं तो उनका मिजाज दूर कहीं न जाइए, सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा हो रहा था वो इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से वो दोबारा रिवर्स हो गया। अब मैं उसी तरफ आ रहा था। प्रॉब्लम ये है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि वो जो कुछ करना चाहते हैं ना, जो यहूदी लॉबी है या ज़ायनिस्ट वेब जो है जी, जब वो एक्टिव होती है तो वो जो है ना प्रेसिडेंट ट्रंप उनके सारे ख्वाब धरे के धरे रह जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर आप अमेरिका की सियासत को समझें, अमेरिका के पावर कॉरिडोर्स को समझें, तो उसमें प्रेसिडेंट जितना मर्जी आपको मजबूत दिखाई दे, वो ज़ायनिस्ट वेब के बगैर, वो यहूदी उसके जो सहूनी एक लॉबी है उसके बगैर कोई फैसला बड़ा कर नहीं पाता। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हुए भी को उस तरह का फैसला कर नहीं पा रहे। अच्छा। बाकी सूरत जो है ना, ये देखिए अब अमेरिका के पास हल क्या है। जंग में क्या होता है, जंग में ज़रूरी ये नहीं होता कि किसी ने फतह ये है कि जी उसने पूरा कब्जा ही कर दिया। अब आप पहले आपने हुर्मुज़, शायद खुद ईरान को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा हथियार हो सकता है। उसके बाद उसने बाबुल मंदब पे हौसी बागियों से जो एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी। जी, अब कौन कंपनी, शिपिंग कंपनी ये रिस्क ले कि वहाँ से जहाज़ भेजे? अब चाहे ये 50-50 है कि भाई जहाज़ गुजर जाएगा, और चाहे उनके लिए ये है कि जहाज़ तबाह भी हो सकता है। तो ये जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है ना, ये शिकस्त से बड़ी होती है। इसको आप ये समझें कि वो गैर यकीनी सूरत हाल हुई तो इसका मतलब है वो रास्ता भी बंद हो गया। तो क्या पूरी दुनिया ये दो रास्ते बंद होने के बाद ये अफोर्ड कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे नज़दीक तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन्होंने आलमी दबाव ने मजबूर किया प्रेसिडेंट ट्रंप को। और फिर जिस तरह राना साहब कह रहे थे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन और रूस को धमकी दी थी, उनको तंबीह की थी कि आप इस मामले में बाज आएं, जिसके जवाब में चीन और रूस ने कहा कि अगर ईरान नहीं तो कुछ भी नहीं।
यानी वो दो मुल्क जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो पीछे से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, सूरत हाल यहाँ आ गई कि वो फ्रंट फुट पर आ गए। हाँ जी, तो ये चीज़ जो है ये ज़्यादा परेशान कुन है अमेरिका के लिए। ठीक, इसलिए मैं नहीं समझता कि इस मामले को जो है ना ज़्यादा देर तक खींचा जा सके। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अमेरिका, क्योंकि देखें आप जो MOU भी हुआ था उसमें अमेरिका की शिकस्त वाज़े थी। बिल्कुल ऐसी, उसकी शिकें ऐसी हाँ जी, थी। अमेरिका अपनी सुबकी मिटाने के लिए जो है ना हल्की फुल्की मौसीकी ठीक वो है। जारी रखेगा और ये काम इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है जी, लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। जो ईरान और ओमान के दरमियान होने वाले हालात हैं, क्या वो कोई नतीजा आखिर साबित हो सकते हैं। नाज़रीन मिर्ज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इमरान याकूब साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, शारन साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।